Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंगस अस्टिलैगो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंगस क्या होता है। फंगस जो शब्द है इसका मीनिंग होता है छत्रक या मशरूम, और जिस शाखा के अंतर्गत आप कवकों का अध्ययन करेंगे उस शाखा को हम क्या कहेंगे? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। तो फंगस या कवक जो है वो क्लोरोफिल लेस, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और इनका जो थैलस होगा वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ब्रांच्ड या फिलामेंटस टाइप का होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि इससे पहले आपने एल्गी में पढ़ा होगा एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि फंगस की जो सेल वॉल है वो मुख्यतः काइटिन से मिलकर बनी होती है। अब चूँकि कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए ये परपोषी पर निर्भर होते हैं। परपोषी प्लांट्स या एनिमल्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कवक जो है वो सर्वव्यापी है, यानी ये जल थल वायु सब जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में भी पाए जाते हैं। कवकों की जो प्लांट बॉडी है वो ब्रांच्ड होती है, फिलामेंटस होती है, और इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं कवक तंतु या फंगल हाइफी। ये फंगल हाइफी सघन वृद्धि करके जालनुमा संरचना बनाती है, इसे हम कहते हैं कवक जाल या माइसीलियम। ये कवक जाल अगर कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है तो इसे हम अंतःकोशिक कवक जाल या इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम कहेंगे, और यदि कवक जाल या कवक तंतु दो कोशिकाओं के बीच के स्थान में पाए जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे अंतरकोशिक या इंटरसेल्यूलर माइसीलियम। कवक तंतु या फंगल हाइफी में सेप्टा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और सेप्टा में कई प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र सिंपल भी हो सकते हैं, डॉलीपोर टाइप के भी हो सकते हैं। सिंपल छिद्र में सिंपल छिद्र होगा, साधारण रूप से छिद्र पाया जाएगा। डॉलीपोर सेप्टा में क्या होगा कि छिद्र के दोनों ओर एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ऐसे छिद्र को हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टा, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेन लक्षण है। अस्टिलैगो जो है मेनली अस्टिलैगो ट्रीटिस आई, ये है गेहूं में लूज स्मट करता है, और ये जो लूज स्मट डिजीज़ होती है ये सीड के द्वारा होती है, इसलिए हम किसे कहेंगे सीड बॉर्न डिजीज़। क्योंकि इसका कवक जाल जो है वो पूरे प्लांट में फैला रहता है इसलिए हम इसको कहते हैं सर्वव्यापी या सिस्टेमिक फंगस, और इसके कारण जो डिजीज़ होगी वो कहलाएगी सिस्टेमिक डिजीज़। और अस्टिलैगो जो है वो सीरियल्स जैसे कि राई, जैसे कि वीट, बार्ले, इनमें ये कई सारे रोग उत्पन्न करता है, यानी स्मट रोग उत्पन्न करता है। स्मट रोग जो है वो दो प्रकार का होता है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट, यानी निरावृत स्मट और आवृत स्मट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे। अस्टिलैगो फंगस के लिए आवश्यक है कि जो जलवायु है वो ठंडी है, नमी युक्त हो, तो ऐसी कंडीशन में अस्टिलैगो तेज़ी से वृद्धि करता है। अस्टिलैगो फंगस जो है, क्योंकि ये जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि फंगस जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो ये इनको अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए होस्ट या परपोषी की आवश्यकता होती है। तो ये जब किसी भी होस्ट में प्रवेश करेंगे तो उसे हम कहेंगे इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का भी इसमें दो तरह का मेथड है कि जब किसी प्लांट में इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाए तो इनका माइसीलियम अगर सीड में रह जाता है तो सीड किसी भी प्लांट या वीट की जब सीड जर्मिनेशन होगा उसके साथ साथ ये माइसीलियम भी वृद्धि करेगा, और जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी ये माइसीलियम भी पूरी प्लांट बॉडी में फैल जाएगा। तो सीड में क्योंकि ये काफ़ी डॉर्मेंट अवस्था में रहता है तो बाहर से सीड में इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आता, बाहर से सीड जो है वो हेल्दी ही नज़र आता है। अगर अस्टिलैगो फंगस होस्ट को, यहाँ पे हम बात करेंगे वीट को,
इन्फेक्ट करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अस्टिलेगो फंगस का इन्फेक्शन हो गया है? वो हम पहचानेंगे रोग लक्षणों द्वारा या सिम्टम्स के द्वारा। तो सिम्टम्स में सबसे पहले अस्टिलेगो के जो सिम्टम्स हैं या रोग लक्षण हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के विकास के समय या पुष्पक्रम के विकास के समय हमें दिखाई देंगे। और जब ये अस्टिलेगो ग्रोथ करता है तो इन्फ्लोरेसेंस जो है उसकी जो स्पाइकलेट्स हैं वो हमें विकृत दिखाई देती हैं। और धीरे धीरे जो पूरा जो पुष्पक्रम है गेहूं का वो छोटे छोटे स्मट बीजाणुओं द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी उसमें स्पाइकलेट में जो एम्ब्रियो वगैरह है वो सब नष्ट हो जाएगा और उसकी जगह ले लेंगे स्मट स्पोर्स। ये डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो है इसमें सीड्स बताए जा रहे हैं कि जो हेल्दी सीड है वो अलग दिखाई देंगे, बिल्कुल उसमें कोई स्पॉट नहीं होगा, जबकि जो इन्फेक्टेड सीड है उसमें ब्लैक स्पॉट हमें जगह जगह दिखाई देंगे क्योंकि उसमें स्पोर्स होते हैं। तो कुछ स्पोर्स बाहर चिपके होंगे, कुछ अंदर होंगे। तो इस तरह से हम हेल्दी सीड और इन्फेक्टेड सीड को पहचान सकते हैं। सेकंड डायग्राम में जो है वो स्मट बीजाणु का संरचना बनाया जा रहा है कि पूरा एक गोलाकार बीजाणु होता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। थर्ड वाला जो है वो स्पाइकलेट दिखाया जा रहा है कि स्पाइकलेट में गेहूं जो होता है वो उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? स्पाइक। और स्पाइक जो है वो कई स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ जो एक जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक स्पॉट पूरा थर्ड डायग्राम में, वो एक स्पाइकलेट को शो कर रहा है। तो इसमें जो स्पाइकलेट है वहाँ दाने की जगह पूरा का पूरा स्मट स्पोर्स भर गए हैं। अब बात करते हैं कि अस्टिलेगो जो फंगस है उसका पादप शरीर या उसका माइसीलियम किस तरह का होता है। अस्टिलेगो जो है वो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है वो एक एडवांस क्लास है फंगस की, और इसका जो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आने वाले जो मेंबर्स हैं जैसे कि अस्टिलेगो, पक्सीनिया, अगेरिकस, इन सब में वेल डेवलप्ड माइसीलियम होता है। माइसीलियम ब्रांच्ड होगा, सेप्टेड होगा। और इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ में स्पेशली 2 से 3 प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शरी माइसीलियम। प्राइमरी जो माइसीलियम होगा वो एक केंद्र की यानी मोनोकैरियोटिक होगा और ये बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से उत्पन्न होता है। और ये जो माइसीलियम होगा इसके जो हाइफा होंगे वो पतले होंगे, काचाब होंगे, पटयुक्त होंगे और प्रत्येक सेल में हाइफा की प्रत्येक सेल में एक अगुणित केंद्रक पाया जाएगा। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं यानी कुछ समय के लिए ही होते हैं और तुरंत ही ये सेकेंडरी माइसीलियम में बदल जाते हैं, फंगल हाइफी। सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो प्राइमरी माइसीलियम की कोशिकाओं के डाइकैरियोटाइजेशन से होता है, यानी इसमें जो प्राइमरी माइसीलियम है अगर उसकी 2 सेल आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी तो उन दोनों के केंद्रक एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के माइसीलियम की हर सेल में 2 केंद्रक होंगे, जो जिसमें एक केंद्रक होगा प्लस स्ट्रेन का, एक होगा माइनस स्ट्रेन का। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है ये संक्रमण करता है। तो इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से डाइकैरियोटाइजेशन होता है माइसीलियम का, कि शुरू में 2 स्पोर्स हैं या बेसिडियोस्पोर्स जिनको हम कहेंगे, ये अलग अलग स्ट्रेन के हैं, प्लस और माइनस स्ट्रेन के। जब इनकी जर्म ट्यूब में फ्यूज़न हो जाता है तो इसमें जो माइसीलियम है वो सेकेंडरी माइसीलियम में बदल जाता है। और हर सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे और इन 2 न्यूक्लियस में से एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का होता है। नाउ रिप्रोडक्शन इन अस्टिलेगो। अस्टिलेगो में रिप्रोडक्शन क्लैमाइडोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल में पहले क्लैमिडोस्पोर्स बनते हैं, उसके बाद ये क्लैमिडोस्पोर्स जर्मिनेट होकर बेसिडियम और फिर बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। इनको हम टीलियोस्पोर्स भी कहते हैं। क्लैमिडोस्पोर्स का दूसरा नाम है टीलियोस्पोर।
तो ये क्लैमिडोस्पोर या टीलियोस्पोर्स जो हैं ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम में बनते हैं। और इन टीलियोस्पोर्स में की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है। मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन इन अस्टिलैगो। अस्टिलैगो में कवक जाल के द्वितीय कवक जाल के निर्माण के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें पहला है सोमेटोगैमी, सेकंड कॉपुलेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, थर्ड है इन्फेक्शन थ्रेड्स एंड फोर्थ है फ्यूज़न ऑफ जर्म ट्यूब। फर्स्ट है सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी में जो प्राइमरी माइसीलियम है इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो फंगल हाइफी होंगे उनके बीच में युग्मन होगा, इसे हम कहेंगे कायिक युग्मन या सोमेटोगैमी। इससे क्या होगा, द्विकेंद्रीय की अवस्था आ जाएगी और माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। सेकंड है कॉपुलेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर्स में फ्यूज़न होगा, संयुग्मन होगा, जिससे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। थर्ड में क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड, यानी जो स्पोर्स हैं वो एक तंतुनुमा संरचना बनाएंगे, इसे हम कहेंगे इन्फेक्शन थ्रेड। और फिर ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के स्पोर्स के इन्फेक्शन थ्रेड के बीच में फ्यूज़न होने से ये माइसीलियम बनता है। फोर्थ टाइप का है फ्यूज़न ऑफ जर्म ट्यूब, यानी जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उनसे जनन नलिकाएं निकलेंगी और ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर की जनन नलिकाओं में फ्यूज़न होने से जो माइसीलियम बनेगा वो कहलाएगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो इस तरह से पूरा दिखा रखा है कि किस तरह से मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। तो ए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें सोमेटोगैमी हो रही है। बी में आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट टाइप के जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उनमें फ्यूज़न हो रहा है। सी में आप देख रहे हो कि जो दोनों जो स्पोर्स हैं उनकी जो जर्म ट्यूब है उनके बीच में फ्यूज़न हो रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें एक केंद्रकी से द्विकेंद्रकी माइसीलियम बनता है। टीलियोस्पोर जर्मिनेशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो माइसीलियम है उसमें सबसे पहले क्लैमिडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स किस में बनेंगे, द्वितीय कवक जाल या डाइकैरियोटिक माइसीलियम में। ये जो माइसीलियम है ये गेहूं के प्लांट के विकास के साथ साथ उसके इन्फोसेंस में पहुंचेगा और ये इन्फोसेंस में पहुंच के ये माइसीलियम छोटी छोटी द्विकेंद्र की कोशिकाएं बनाता है। इन्हें कहते हैं इन द्विकेंद्र की कोशिका से फिर द्विकेंद्र की क्लैमिडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स बनते हैं। ये टीलियोस्पोर्स जो हैं समूह में मिलके कहलाते हैं स्मट बॉल। इसके बाद जो टीलियोस्पोर्स या क्लैमिडोस्पोर्स हैं इनमें जर्मिनेशन होगा और जिसके द्वारा क्या बनेगा, बेसिडियम, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो बेसिडियम। और फिर इस बेसिडियम से प्रत्येक बेसिडियम से फिर अल्टीमेटली 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और इन 4 बेसिडियोस्पोर्स में से 2 बेसिडियोस्पोर्स प्लस स्ट्रेन के होंगे, 2 बेसिडियोस्पोर्स माइनस स्ट्रेन के होंगे। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेशन के द्वारा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे और ये मोनोकैरियोटिक जो माइसीलियम है कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद ये विभिन्न मेथड्स के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम या द्विकेंद्र की माइसीलियम में बदल जाता है। तो जो अस्टिलैगोट्रिटिसाई है वो गेहूं में लूज स्मट ऑफ वीट डिजीज़ करता है, यानी अनावृत कंड रोग। इस रोग में जो क्लैमिडोस्पोर्स हैं अनावृत या लूज स्मट, इसमें क्या होगा, जो क्लैमिडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स हैं एक पतली झिल्ली से ढके रहते हैं, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम क्या होगा, ये जो झिल्ली है ये फट जाएगी और जिससे जो स्पोर्स हैं वो वायु में फैल जाते हैं
और अल्टीमेटली जो है गेहूं की जो बाली है उसमें जो स्पाइकलेट्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ एक एक्सिस ही हमें दिखाई देता है। तो इस तरह का रोग कहलाता है लूज स्मट ऑफ वीट, यानी जिसमें जो झिल्ली है सीड्स की वो रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। अस्टिलेगो की लाइफ साइकिल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो नॉर्मली जो माइसीलियम होता है वो जो बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी माइसीलियम। फिर इसका डिफरेंट मेथड से ये द्विकेंद्रकी हो जाते हैं जिसे हम कहेंगे द्वितीयक माइसीलियम या डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटिक माइसीलियम को हम सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। फिर इससे जो है द्विकेंद्रकी क्लैमिडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स बनते हैं। इनमें फिर कैरियोगैमी होगी जिससे मैच्योर क्लैमिडोस्पोर्स बनेगा। ये क्लैमिडोस्पोर्स जो जर्मिनेशन के द्वारा जम ट्यूब बनाएंगे, फिर इनमें मियोसिस होगा और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बेसिडियम। बेसिडियम से बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। प्रत्येक बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे जिसमें से 2 बेसिडियोस्पोर्स प्लस के और 2 माइनस स्ट्रेन के होंगे। फिर ये बेसिडियोस्पोर्स जो है नए या हेल्दी प्लांट में या उसी प्लांट के अन्य ऑर्गन्स में इन्फेक्शन करते हैं और इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल अस्टिलेगो पूरी करता है। अस्टिलेगो जो फंगस है वो 2 तरह के रोग, 2 प्रकार के स्मट रोग 2 प्रकार के करता है और ये स्मट रोग होते हैं 2 प्रकार के, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लूज स्मट में जो क्लैमिडोस्पोर्स हैं वो पतली झिल्ली से ढके रहते हैं, बाद में झिल्ली फट जाएगी और स्पोर्स जो हैं वो बाहर फ्री हो जाते हैं। जबकि कवर्ड स्मट में क्या होगा, कवर्ड स्मट में जो बीजाणु हैं वो अन्न कण या जो ग्रेन होता है गेहूं का उसकी ग्रेन वॉल से में ढके रहते हैं। इनके पैथोजन भी अलग अलग होते हैं। कवर्ड स्मट जो होता है वो अस्टिलेगो हॉर्डियाई करता है उत्पन्न, जो कि बार्ले में होता है, और लूज स्मट जो होता है वो अस्टिलेगो न्यूडा से होता है। सिम्टम्स क्या हैं, कवर्ड स्मट और लूज स्मट दोनों में ही सिम्टम जो है बाली के उत्पन्न होने पे यानी ईयर इमरजेंस के टाइम हमें दिखाई देंगे। कवर्ड स्मट में जो बाली होगी वो शुरुआत में हमें हेल्दी ही नज़र आती है और बाद में धीरे धीरे कवर्ड स्मट में दाने की जगह कई सारे ब्लैक स्पोर्स रिप्लेस हो जाते हैं, दाने की जगह ब्लैक स्पोर्स आ जाते हैं। और कवर्ड स्मट में जो मेम्ब्रेन है वो इजीली रप्चर्ड होती है लेकिन उसमें वो पैक रहता है। जबकि लूज स्मट में जो है कवर्ड स्मट की तरह ही दाने की जगह पूरा ब्लैक फंगल स्पोर्स आ जाएंगे और जैसे ही बाली उत्पन्न होगी ये स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं और एंड में केवल बाली का जो रैकिस है, जो एक्सिस है, वही बचता है। और लूज स्मट जो है वो कवर्ड स्मट से ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है। तो कवर्ड स्मट और लूज स्मट वो डिजीज़ हैं जो अस्टिलेगो की डिफरेंट स्पीशीज़ से होती है। So this is all about life cycle of Astillego. Thank you.